था वायदा पेटियां। समझ तो हमने लिया था, लिखना हमारा बाकी था, है ना। तो एक बार और मौका है आपके पास में समझने का भी और लिखने का भी। तो लिखने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि ये है 5 डिग्री नॉर्थ और ये है आपके 5 डिग्री साउथ। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की किरणें गिरती हैं सीधी, और सीधी गिरने के कारण यहाँ की पवनें गर्म व हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं और इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण करती हैं। तो पहली हेडिंग आप लिखिएगा भूमध्य रेखीय। आपने ये लिखा है, क्या लिखा है? हेडिंग लिखी है ना आपने, वायुदाब पेटियां। इसमें पहली एक लाइन लिखिएगा, पहले हेडिंग लिखो वायुदाब पेटियां, और उसमें एक लाइन लिखिएगा पृथ्वी पर 4 प्रकार की कुल 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं। कुल 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं जो निम्न हैं। नंबर 1 पर लिखिए अब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। इसमें लिखिएगा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य, 5 डिग्री साउथ के मध्य सूर्य की किरणों के सीधेपन के कारण यहाँ की पवनें गर्म व हल्की होकर ऊपर उठते हुए इस निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण करती हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ किरणें आई सीधी आई, तापमान बढ़ा, पवनें गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठी, और ऊपर जब पवन उठ गई तो यहाँ पर लो प्रेशर की बेल्ट बनी। दूसरा इसमें प्रश्न आएगा कि किस पेटी को शांत पेटी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, डोल ड्रम पेटी के उपनाम से भी जानते हैं। तो लिखिएगा इसी में, इस पेटी को ही शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी कहते हैं। डोल ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। और इस पेटी पर प्रभाव आया है गति का है या तापमान का?
तो तापमान का अधिक प्रभाव होने के कारण से ये ताप जनित पेटी मानी जाती है। तो अगला फैक्ट भी लिख लीजिएगा, इस पेटी पर तापमान का प्रभाव अधिक होता है, इस पेटी पर तापमान का प्रभाव अधिक होता है, अतः यह एक ताप जनित पेटी है, अतः यह एक ताप जनित पेटी है, टेम्परेचर जेनेट, ताप जनित पेटी है। अब सब यहां की पवनें लगातार वायुमंडल में ऊपर उठती गई थी, ऊपर उठकर यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ऊपर उठी हुई पवनें वायुमंडल में ऊपर जाते हुए लगातार ठंडी और भारी होती हैं, और ठंडी और भारी होकर हमने पढ़ा है कि ये पवन आपके उतरना प्रारंभ कर देती हैं दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से और ये 35 डिग्री के बीच में उतरना प्रारंभ कर देती हैं। इसी प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध में भी ये 30 डिग्री और ये आपके 35 डिग्री, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में यहाँ की पवनें वापस उतरती हैं और वापस उतरते हुए यहाँ पर बनाती हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी का निर्माण करती हैं। अब ये उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी दोनों गोलार्धों में हमारे बन जाती है, तो ये भी आपके उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। है सर, ये उपोष्ण क्षेत्र है। जब हम पृथ्वी पर बात करते हैं तो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। 23.5 से और 23.5 का बीच का क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध। इस 23.5 से उत्तर में जब हम चलते हैं 66.5 तक, तो ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है शीतोष्ण या उपोष्ण क्षेत्र में होने के कारण से इसको हम उपोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से यहाँ 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र ये भी क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध। तो क्षेत्र के नाम पर लिया गया है उपोष्ण कटिबंध। हाँ, ये लिखा ना शीतोष्ण उपोष्ण, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां से जब ये पवनें उतरी तो इस क्षेत्र में उतरते हुए इस उच्च वायुदाब की पेटी का, फिर हमने कहा कि 30 से 35 डिग्री के बीच के इस क्षेत्र को हम कहते हैं शांत कटिबंध। क्या कहते हैं? और शांत कटिबंध के इस क्षेत्र को ही कहा जाता है घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटिट्यूड, इसी को कहा जाता है। तो लिखेगा नंबर 2, और नंबर दूसरी पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, इसमें लिखिएगा दोनों गोलार्धों में दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उठी हुई पवनें ठंडी व भारी होकर उतरते हुए इस उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण करती हैं।
अगली लाइन लिखिएगा, इस क्षेत्र में तापमान उच्च होने के पश्चात वायु दाब भी उच्च रहता है, जिसका कारण पवनों का गति करना है। अतः जिसका कारण पवनों का गति करना है, अतः ये पेटियां क्यों बोला हमने, दो हैं ये पेटियां गति जनित पेटी हैं, गति जनित हैं। अगली लाइन लिखिएगा, इस क्षेत्र को यानी 30 से 35 के बीच के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को शांत कटिबंध तथा उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो साहब इसको क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो यहां से तो पवने उठी, यहां उतरी, और ये आपके इस प्रकार 3 पेटियां बन गई साहब हमारे। 3 पेटियों के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आता है प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन का। घूर्णन का प्रभाव पृथ्वी के हर स्थान पर आता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव जहां पर आता है उसकी जब हम बात करते हैं तो 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में भी ये आपके 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से, तो यहां पर बल लगता है कौन सा, अपकेंद्रीय बल। देखो अपकेंद्रीय बल होता है ये हमेशा बाहर की साइड में भेजने का काम करता है। एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है कि वो अपनी ओर अंदर की ओर खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। जब अभिकेंद्रीय बल लगता है तो जैसे चंद्रमा का आकर्षण लगता है, तो चंद्रमा अपनी ओर खींचने का काम करता है, तो वो कौन सा बल लगाएगा, कौन सा बल लगाएगा। और जब पृथ्वी से वो दूर जाएगी तो दूर जब पानी जाने का प्रयास करेगा तो बल कौन सा लगेगा। लेकिन कोई चीज मान लो पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच रही है, तो वो केंद्र की ओर खिंच रही है, तो वो बल कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय। और बाहर की ओर जाने वाला बल कौन सा होगा। तो पृथ्वी जब रोटेट करती है तो इसमें जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दोस्तों, वो तो एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। लेकिन यहां से कोई चीज अगर दूर जा रही है तो वो कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो जब यहां से आपके पौने दूर जाती हैं तो पौने दूर जाने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तो देखिएगा जब पवन ऊपर उठती है तो ऊपर उठकर ये 2 भागों में बंटती है साहब। तो यहाँ की पवनें 2 भागों में बंटती है और ये क्षेत्र है आपके उपध्रुवीय, और इस उपध्रुवीय क्षेत्र की पवनें यहाँ से चली जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो निम्न वायुदाब की ये पेटी बनती है आप लोगों के, और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण से यहाँ से दोनों साइड में पवन हट जाती हैं। इसी प्रकार से ये भी है उपध्रुवीय और ये भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब देखें दोस्तों,
60 डिग्री के बाद में और 60 डिग्री के बाद में आपने कहा क्या कि तापमान का प्रभाव कम होने लग जाता है, ठीक है। तो जब तापमान न्यून होने लग जाता है तो इस क्षेत्र में तापमान कम होने के बावजूद भी वायुदाब क्या दिखाई दे रहा है, यानी फिर से प्रभाव तापमान का नहीं आया, यहाँ पर प्रभाव किसका आया, गति का आया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये गति जनित हैं और ये ताप जनित पेटियां हैं। तो लिख लीजिएगा इसको भी, नंबर 3 पर करके लिखिएगा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसमें लिखिएगा दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य, 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप, अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप यहाँ की पौने दूर जाते हुए, यहाँ की पौने दूर जाते हुए इस निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण दोनों गोलार्धों में करती हैं। तो यहाँ की पौने दूर जाती हैं दोनों गोलार्धों में ये, और ये निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण करती हैं। अगली बात हमने कही है इसमें कि इस क्षेत्र में तापमान की कमी के बावजूद भी निम्न वायुदाब दिखाई देता है, जिसका कारण पृथ्वी का घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल है, और इस प्रकार ये एक गति जनित पेटी बनती है। तो लिखेगा इस क्षेत्र में तापमान की कमी होने के बावजूद, तापमान की कमी के बावजूद नहीं लिखा जा रहा, मैं क्या शुद्ध देसी के जो किताब का एक भी शब्द काम में नहीं लेते अपन, किताब की कोई भी लैंग्वेज अपन काम में नहीं लेते। अपने जितने अपन अक्सर शब्दों को काम में लेते हैं वो पढ़ें तो पढ़ाई भी आसान हो जाती है और समझना भी आसान हो जाता है। के बावजूद भी यहाँ निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, जिसका कारण पवनों का गति करना है, जिसका कारण पवनों का गति करना है, जिसका कारण पवनों का गति करना है। अतः यह गति जनित पेटी है। तो ये आपके गति जनित क्या है, पेटियां हैं। हमने अपकेंद्रीय बल का जिक्र ऊपर कर लिया था, बार बार हमने लिखा नहीं उस शब्द को। लास्ट हमारी बात आती है कि 85 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में, इसी प्रकार से यहाँ 85 डिग्री से और ये आपके 90 डिग्री के बीच में, और ये क्षेत्र है आपके ध्रुवीय क्षेत्र, और यहाँ पर आपके वायुदाब होता है उच्च, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की ये पेटी बनती है। इसी प्रकार से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी, और ये आपके पेटी बनती है, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हमारे बनती है। इसका कारण है कि सूर्य की किरणों का वर्ष भर इस क्षेत्र में तिरछा गिरना,
तो सूर्य यानी कि ताप की बात कर रहा है, और तापमान की कमी के कारण से यहाँ पर वायुदाब हमेशा उच्च होता है। तापमान की कमी और वायुदाब उच्च रहता है, यानी ये ताप जनित पेटी हैं, और ये सभी पेटियों में सबसे भारी पेटी मानी जाती हैं। तो लिख लीजिएगा भाई, नंबर 4 पर लिखिएगा, दोनों गोलार्धों में 85 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य 85 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण इस क्षेत्र में तापमान की कमी होती है, तथा वायुदाब उच्च हो जाता है। वायुदाब उच्च हो जाता है। अगली लाइन लिखिएगा, यह पेटी सभी पेटियों में सबसे भारी होती है। सभी पेटियों में सबसे भारी होती है। तो ये सभी पेटियों में सबसे क्या होती है? विशालकाय होती है, भारी होती हैं। अब दोस्तों इस पर बात आती है, हमारी अगली बात आती है, और अगली जो हेडिंग आपको लिखनी है वो लिखनी है आपके पृथ्वी का पवन तंत्र। इसमें एक पवन होती है और एक प्रकार की पवन होती हैं स्थायी पवनें, या इन्हें ही कहा जाता है ग्रहीय पवनें, या इन्हें ही कहा जाता है सनातनी पवनें, या इन्हें ही कहा जाता है प्रचलित पवनें। ठीक है, लिखना नहीं है अभी, पहले एक बार उसमें थोड़ा लंबा आएगा, डायग्राम बनेगा एक, ये बीच में ये भी है मेरे पास में, इसको मैं मिटा नहीं सकता, वापस नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा ना खराब करेंगे, उधर फिर वो लाइव वालों को दिखेगा नहीं। कोई बात नहीं, इधर ही कर देंगे इसको। स्थायी या ग्रहीय पवनें जो होती हैं ये पृथ्वी पर 3 ही हैं। एक है आपके व्यापारिक पवनें, दूसरी पवन है आपके पछुआ पवनें, अब ये दोनों गोलार्धों में अलग अलग चलेंगी, और नंबर 3 पर आती हैं आपके ध्रुवीय पवनें। कौन सी पवनें हैं? ध्रुवीय पवनें। अब सब इसमें जो दूसरा प्रकार बन के आता है हमारा, और दूसरा प्रकार आता है, और ये होती हैं मौसमी पवनें। पृथ्वी पर स्थायी रूप से चलने वाली पवनों को स्थायी पवनें, और वे पवनें जो मौसम के अनुसार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, या दिन रात में अपना मार्ग बदल लेती हैं, या ऋतुओं के अनुसार अपना मार्ग बदल लेती हैं, या मौसम के अनुसार अपना मार्ग बदल लेती हैं, ऐसी पवनों को कहा जाता है मौसमी पवनें। और ये जो मौसमी पवनें हैं इनमें नंबर 1 पर आती है मानसून। तो मानसून क्या है? मौसमी पवन है। याद रखना, मानसून वर्षा नहीं है, मानसून तो एक मौसमी पवन है। नंबर 2 पर आती है पर्वत और घाटी पवनें। समीर कह दो, पवनें कह दो, एक ही बात है। और नंबर 3 पर आती है आपके जल व स्थल पवनें। तो ये लो साहब, जल व स्थल पवनें। तो ये 3 प्रकार की मौसमी पवनें हमारी पृथ्वी पर चलती हैं साहब। तीसरा पवन तंत्र हमारा बनता है और इसको कहा जाता है, और ये होती हैं स्थानीय पवनें।
वे पवने जो स्थानीय कारणों से उत्पन्न होकर स्थानीय क्षेत्र को ही प्रभावित करती हैं, ऐसी पवनों को स्थानीय पवने कहा जाता है। जब स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो ये स्थानीय पवन 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार में देखो नंबर 1 पर प्रकार आता है और ये होती हैं अवरोधक स्थानीय पवनें, यानी किसी प्रकार के अवरोध से ये जन्म लेती हैं। और अवरोधक स्थानीय पवनों में नंबर 1 पर आती है आपके चिनूक, इसमें एक पवन आती है आपके जोंडा, और इसमें एक पवन आती है आपके फोहन। ठीक है, इसी प्रकार से फोहन, फोन बोलते हैं, बोलते तो फोन है इसको अपन, लेकिन फोहन होती है ये। ठीक है, इसी प्रकार से स्थानीय पवनों में दूसरी पवन आती है और दूसरी आती है चैनल जनित पवनें। वे पवनें जो घाटी के निचले भागों में चलती हैं, ऐसी पवनों को चैनल जनित पवनें कहा जाता है। और इस चैनल जनित पवनों के अंदर, और चैनल जनित पवनों के अंदर नंबर 1 पर आती है शांता आना। जो सांता आना घाटी में चलती है, इसी में आपके आती है योमा, जापान के घाटी भागों में चलती है। और इसी में आती है ट्रेमेंटाने, जो यूरोप में चलती है। ट्रेमेंटाने, तो ये कैसी हैं साहब आपके, तो ये आपके चैनल जनित है। और इसी स्थान का, स्थानीय पवन का जो तीसरा प्रकार मैं लिख रहा हूं, तो वो नंबर 3 पर आपके आता है। और नंबर 3 पर इसमें आती हैं विक्षोभीय पवनें। विक्षोभीय पवनें वो चक्रवात होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ पवनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर।